हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। यह सेशन खासकर उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। यह जितना भी क्वेश्चन है वह हम आपको प्रीवियस ईयर का जो सारे एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें कि हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं उसका सारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लिया गया है और साथ ही फुल डिस्क्रिप्शंस के साथ। यहाँ पे मैं पूरा डिटेल भी बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर यह सेशन आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यह सेशन फ़ायदा होने वाला है। और यह जितना भी ग्रामर्स का मेन चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं डाले जाते हैं एग्जाम में, वह सारे चैप्टर को हम एक एक करके उसको कवर करेंगे और उससे जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं या फिर एग्जाम में जो पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो हम लोग लिए हैं हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि वर्ण तालिका है। तो वर्ण तालिका में वर्ण जो है वह दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्स्व एंड दीर्घ स्व। एक हर्स्व होता है और दूसरा जो है वह दीर्घ स्व होता है। हर्स्व में आ, ई, उ, री, हर स्वर की संख्या 4 होता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इसकी संख्या 7 होता है। तो टोटल स्वर जो होते हैं वह आपका स्वर की संख्या 11 होता है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें दो पार्ट में बांट दिया गया है, हर स्वर और दीर्घ स्वर। हर स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आते हैं व्यंजन, जो आपका वर्ण का दूसरा पार्ट है। व्यंजन जो होते हैं वह आपका व्यंजन को 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में बांट दिया गया है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आपका कवर्ग से पवर्ग वाला काका की, चाचा चीची, तथा 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 पफा बाबा, कवर्ग से चवर्ग वाला तथा र और ढ दोनों को मिला दिया जाता है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 है। अंत अस्थ व्यंजन में आता है आपका, इसकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। उस व्यंजन में आता है आपका तलाभ्य मूर्धन्य दंतेश ह, जिससे मुंह से हवा निकलता है उसको उस व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन में आता है ज, फ, इसकी संख्या 2 है। और संयुक्त व्यंजन में आता है छ, त्र, ज्ञ और श्र, इसकी संख्या 4 है। कि स्वर की संख्या जो है वह 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है और टोटल जो है आपका वर्ण जो है वह 52 है, 52 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। कह रहा है कि स्वर का हम लोग उच्चारण जो है वह कहाँ से करते हैं, तो आपका कंठ से। कंठ से, तो कंठ से उच्चारण स्थान है और कंठ से आपका क्या करते हैं, ह, आ, तालु से तालब, तालु से मुंह के भीतर की छत का पतला, छोटी ई, बड़ी ई। मूर्धन्य मुधि मुंह के भीतर की छत वाला अगला भाग से। कंठ और तालु से, जिसको कंठातालु कहते हैं। ओष्ठ कंठ से कंठोष्ठ कहते हैं। आपका री हो गया और दीर्घ स्वर में ए, ऐ, ओ, औ हो गया। और ओष्ठ से आपका छोटी ऊ और बड़ी ऊ का उच्चारण करते हैं। वर्णमाला पूर्वावलोकन, यहाँ देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण की सहायता में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है।
जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम लोग हर्ष स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब देखिए हर स्वर जो है वह अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इसको हर स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। मूल स्वर आपका है अ, छोटी ई, उ, री। दीर्घ स्वर में आपका आता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर में जिसका समय आपका उच्चारण में ज्यादा लगता है उसको दीर्घ स्वर करते हैं, और जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम लोग हर स्वर कहते हैं। आगत स्वर, आगत स्वर आ, इसको आगत स्वर कहते हैं। अग्र स्वर छोटा ई, बड़ा ई, ए, ऐ को अग्र स्वर करते हैं। मध्य स्वर अ को मध्य स्वर कहते हैं। पार्श्व स्वर आ, उ, बड़ी ऊ, औ, आ को पश्च स्वर कहते हैं। संवृत स्वर बड़ी ई, बड़ा ऊ को असंवृत ई, उ। यह सारे जो है वह आपका व्यंजन की संख्या जो है वह आपका 41 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 27, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 और उष्म व्यंजन की संख्या 4 है। अब यह उच्चारण का स्थान है, यह पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि हम लोग जो वर्ण का उच्चारण करते हैं वह वर्ण जो है वह किस स्थान के मुंह के किस भाग से करते हैं। तो यहाँ है पहला जो है कंठ। तो कंठ से हम लोग उच्चारण जो करते हैं वह क, ख, ग, घ, ट। यह सारे को हम लोग कंठ से उच्चारण करते हैं। तालु से, तालु को च, छ, ज, छ, य, तालु को करते हैं। मूर्ध मुंह से हम लोग करते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। दंत से करते हैं त, थ, द, थ, न। ओठ से करते हैं प, फ, ब, भ, म। तालु से करते हैं हम लोग, तालु मुंह के भीतर वाला छेद अगला भाग से, तालव्य श, य। दंत और मसूड़ा से हम लोग करते हैं दंतेश र, ल। ऊपर के दांत निचला ओष्ठ से करते हैं व, और मूर्धा भीतर की छत का अगला भाग मूर्धन्य श। यह जो है वह हमारा वर्ण का उच्चारण है जिसको कि हम लोग अपने अलग अलग भाग से करते हैं। इम्पोर्टेंस इसको हम लोग एक बार हम लोग देख लेते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कवर्ग ध्वनिया आपका क ख ग वाला आ जाता है। चवर्ग ध्वनिया च छ ज वाला, तवर्ग ध्वनिया ट ठ ड वाला आ जाता है। तवर्ग ध्वनिया त थ न वाला, पवर्ग ध्वनिया प फ आ जाता है, और अंतःस्थ व्यंजन आपका य र ल हुआ आ जाता है। अर्ध स्वर य व, लुंठित व्यंजन र, पार्श्विक व्यंजन ल, उष्म संघर्षी व्यंजन दंतेश, तालव्यश, मूर्धन्यश, ह। अघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा पश, तालव्यश, मूर्धन्यश, दंतेश को हम लोग अवघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ण के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा र, ढ, ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर अघोष है। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण जो है वह आपका अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ण में प्रथम, तृतीय, पंचम, जैसे कि प्रथम में क ख ग में देखिए, प्रथम में क हो गया, तृतीय में ई हो गया और पंचम में र हो गया। तो यह जो है अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ण के द्वितीय व चतुर्थ, द्वितीय मीन्स यह हो गया और चतुर्थ मीन्स यह हो गया। तो यह सारे जो होंगे वह महाप्राण व्यंजन में आ जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 जो हम लिखते हैं क प्लस मूर्धन्य श से 6 बनता है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ट। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठस्य।
वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे कहते हैं वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। कंठ ध्वनि कौन सी है? क ख। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठातल्ब। अयोगवाह वर्ण कौन से है? अह अंग अह। अघोष वर्ण कौन सा है? श। इसको महाप्राण। हिंदी की तालव्य ध्वनि है तालव्य, अघोष, महाप्राण। यह और अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? अंत अस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पे है विराम चिन्हों के भेद। जो विराम चिन्ह होते हैं उसको श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। यह आपका अल्प विराम है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह जिसको विस्मयादि चिन्ह बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह, डैश, कोष्ठ 3 प्रकार के होते हैं, अवतरण चिन्ह, उप विराम, अपूर्ण विराम हो गया, विवरण चिन्ह। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विराम का अर्थ है ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम चिन्ह इसको कहते हैं, अर्ध विराम चिन्ह यह है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम। राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो यहाँ पे इस विराम चिन्ह में प्रश्न चिन्ह हो जाएगा क्योंकि यह प्रश्न वाला है। वाक्य पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उप विराम चिन्ह है यह। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम चिन्ह का। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है, उस समय हम लोग उसके लिए उद्धरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह क्या है? 0। निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। रात्रि निशा के रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यह होगा। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति होती है, जो पहले बात किया गया है उसका अगर उसी बात को अगर हम लोगों को दोबारा लिखना हो तो हम लोग लोप निर्देश का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस जो है आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 80% क्वेश्चन जो है वो आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और खासकर सिविल कोर्ट में बीपीएससी टीचर में जो क्वेश्चंस जो आते हैं वो मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन डाला जाता है। पहला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? तो उष्म व्यंजन आपका यह तलाब्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह को हम लोग उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4 होती है और उष्ण व्यंजन आपका तलाब्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, उन्हें हम लोग अघोष कहते हैं। जब हम लोग उच्चारण करते हैं वर्ण का और श्वास का प्रयोग किया जाता है केवल, उसको अघोष कहते हैं। यह और अलावा व्यंजन को कहते हैं अंत अस्थ व्यंजन। अंत अस्थ व्यंजन को हम लोग यह और अलावा को कहते हैं। उसकी संख्या जो है वह 4 है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है जिसको ओठ से उच्चारण किया जाता है तो यह फ है। भॉवेल को हिंदी में कहते हैं तो भॉवेल को हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अक्रांत कहते हैं। कौन स्वर नहीं है? आपका अ स्वर है, उ स्वर है, ए स्वर है, लेकिन ब स्वर नहीं है। ब जो है वो आपका व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? आपका द जो है वह घोष वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई
किसे कहते हैं? तो वर्ण या अक्षर को हम लोग भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनि आपका क ख जो है कंठ ध्वनियां है। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ जो है वह मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण क और ग जो है वह अल्पप्राण वर्ण है। निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियां आपका ख और ग जो है नवीन विकसित ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण आपका म जो है घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो व्यंजन आपका उ जो है व्यंजन नहीं है, बाकी सब ख य और र जो है व्यंजन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यह उ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि ओष्ठ नहीं है? तो त जो है उसका हम लोग ओठ से नहीं करते हैं। प म ब जो है वह सारे को हम लोग ओठ से उच्चारण करते हैं। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी भाषा में वर्ण की संख्या 52 है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन आपका यह को रांची नासिक व्यंजन कहते हैं। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण कंठद तालव्य कहलाते हैं। कंठ और तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? श्री को यह वर्णमाला में मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन आपका दिल्ली में जो है वह द्वित्व व्यंजन है। तलापेश मूर्धन्यश दंतेश ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपका उष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपका क के बाद आता है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ जो है आपका ज य को मिलकर जो है वह ज्ञ बनता है। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपका दंतेश है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कंठ है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञ को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जिसको दंत से नहीं किया जा सकता था। ट को दंत से नहीं किया जा सकता है। त द और न को दंत से करते हैं, ट को दंत से नहीं करते हैं। ट जो है आपका तालु से होता है। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण आपका यह है, यह वर्ण नहीं है। छ वर्ण किसके योग से बनता है? छ जो है आपका क प्लस श मूर्धन्य स से छ बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर की कुल संख्या जो है वो आपका 11 है। और वर्ण कितने हैं? तो वर्ण जो है वो 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ स्वर है, ए स्वर है, उ स्वर है, लेकिन ज जो है वह स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट वर्ग में आपका यह नहीं आता है। ट वर्ग में ठ न ढ जो है ट वर्ग में आता है, लेकिन यह घ जो है त वर्ग में नहीं आता है। घ जो है आपका त वर्ग में आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों की संख्या 33 है।
व्यंजन आपका 33 है और स्वर जो है उसकी संख्या 11 है। और टोटल वर्णमाला जो है वह आपका वर्ण जो है वह 52 है। इन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनिया को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? यह जो है कंठोत्स वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण 11 सॉरी हिंदी वर्णमाला में वर्ण जो है वह 52 है। स्वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण ध्वनि के प्रकार है, स्वर्ण ध्वनि के प्रकार आपका दीर्घ, हर्ष व प्लुत, यह तीनों जो है स्वर्ण ध्वनि के प्रकार है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट है। ब वर्ण का वैशिष्ट आपका ब वर्ण का वैशिष्ट आपका स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक, यह सब जो है ब वर्ण का वैशिष्ट है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर आपका य जो है वह अर्ध स्वर कहलाता है। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित है? यह आपका दूसरा और चौथा जो है वह महाप्राण ध्वनियां होता है। दूसरा और चौथा पार्ट जो होता है वह जैसे क ख ग लिखते हैं तो यहाँ पे क ख, तो ख में यह दूसरा और घ जो है वह चौथा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो च जो है वह अल्प प्राण है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? क और ख जो है वो आपका कंठ ध्वनियां है जो कंठ से इसका उच्चारण किया जाता है। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। हिंदी का तालव्य श ध्वनि है। यह तालव्य से उच्चारण होता है इसलिए इसको तालव्य श बोलते हैं। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ आपका आ नहीं है। म, उ, ब यह सभी ओष्ठ है लेकिन आ ओष्ठ नहीं है। अल्प प्राण ध्वनि का समूह कौन सा है? च, ज, च जो है आपका अल्प प्राण ध्वनि का समूह है। वन शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाश। आपका वर्ण मीन्स रंग होते हैं, वर्ण मीन्स जाति, वर्ण मीन्स अक्षर। यह सभी वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो जो है वह घोष नहीं है। किन ध्वनियों के को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों के अनुस्वार कहा जाता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? रिवाज, रिवाज में री स्वर नहीं है। कृपा में री है, दृष्टि में री है और कृष्णा में री है। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो जो है आपका दंतव्य वर्ण है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। घ का उच्चारण स्थान कंठ है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। सही क्रम आपका है संतान, शकल, सक्षम, सचल, यह सही क्रम है। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण आपका थ जो है महाप्राण वर्ण है। हिंदी शब्दकोश में अंग अह किस वर्णों के साथ आता है? यह आपका अ के साथ आता है। छ वर्ण किसके योग से बना है? छ जो है आपका क
और प्लस मूर्धन्य स के से बना है छ। इनमें से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक कर कलरव अमात्रिक है। अयोगवाह कहा जाता है। विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में आपका मूर्धन्य व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? आपका पार्श्विक ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में अंग अह क्या है? अंग अह जो है आपका अयोगवाह अंग अह है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मूर्धन्य स जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ त्र श्र ज्ञ संयुक्त व्यंजन में आते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? यह ज जो है स्पर्श संघर्षी है। ये सारे क्वेश्चन जो है वह पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजकों की संख्या 33 है, स्वर की संख्या 11 है और वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क के बाद आता है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है। तो आपका कंठ तालव्य जो है वह ए के उच्चारण स्थान का है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? ह जो है अंतःस्थ नहीं है। य र ल व अंतःस्थ में आता है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण दंतेश को अघोष वर्ण कहते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। च छ ज झ जो है तालव्य ध्वनिया में आता है। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण त ध्वनि अल्प प्राण है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। आपका थ जो है यह सभी में आते हैं। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। भ जो है वो आपका महाप्राण। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण समृद्ध है? ई जो है स्वर समृद्ध है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां है। मूर्धन्य ध्वनियां आपका ट ठ ड ढ जो है मूर्धन्य ध्वनियां। इसका उच्चारण जो है आपका ट ठ ड ढ। हिंदी की ब ध्वनि है। ब ध्वनि ओष्ठ ध्वनि ब है। ब को हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि त है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? स्वर समृद्ध आपका ई है। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? दंतोष्ठ आपका व है। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? ट ठ ड ढ मूर्धन्य ध्वनियों का है। मूर्धन्य तालव्य श ध्वनि का उच्चारण है। यह आपका तालु से है, इसीलिए तालव्य हो गया। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ल पार्श्विक व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? मूर्धन्य श संयुक्त व्यंजन नहीं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आपका यूपी बीएड हो गया, यूपी पीएस, जीआईसी, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। य र ल व किस वर्ण के व्यंजन है? यह आपका अंतःस्थ के व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ है। कौन वर्ण घोष नहीं है? त वर्ण घोष नहीं है। किस शब्द में री शब्द स्वर नहीं है? आज में री स्वर नहीं है। कृपा में है, दृष्टि में है, कृष्णा में है दूसरे पार्ट में। और दूसरे पार्ट जो है वह आपका विराम से है।
और ये सारे क्वेश्चंस पूछा गया है, जितना भी एग्जाम हुआ है वो सारे में पूछा गया है, जिसमें हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका 80% जो है क्वेश्चन इसी से कवर हो जाएगा। और सारे चैप्टर बाय चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो आपका, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है। तो इसमें जो है वह विराम चिन्ह का आपका उचित प्रयोग है। यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, इसमें भी है। सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें आपका प्रयोग नहीं है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ, यह इसमें है। तो यह आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? उपदेशक बिना विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, निर्देशक है, लाघव है और विवरण है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाए वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जहां के वाक्य जो है वो पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाता है, वह पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। संयोजक चिन्ह। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? यह आपका अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। और श्री कामता प्रसाद जी गुरु जो है वह टोटल विराम चिन्ह की संख्या 20 बताए हैं। श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो कामता प्रसाद जी के अनुसार विरामों की संख्या 20 है। और इनके अनुसार जो विराम चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? तो विराम चिन्ह इनके अनुसार जो है वह आपका अंग्रेजी से लिया हुआ है। अल्प विराम चिन्ह को पंचानीय। अल्प विराम चिन्ह यह, इसको जिसको हम लोग कॉमा बोलते हैं, या अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, बाद में जो भी है। आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। इसमें आपका उचित विराम से जो है वह कॉमा का होगा। अल्प विराम चिन्ह जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कहाँ पे होगा? जहाँ एक ही व्याकरण कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आशीष है, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह। राजू, राजा, शुल्क, यहाँ पे हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा, उसमें अल्प विराम चिन्ह होगा। जहां दो से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लेंगे आनंद घर आया, तो यहाँ आनंद घर आया, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह, थोड़ी देर रुका और चला गया, यह सही होगा। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? इसमें अल्प विराम चिन्ह। मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, तो यहाँ पहुंचा है, वहां पे अल्प विराम चिन्ह देंगे। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जैसे उसके बाद आपका अल्प विराम चिन्ह जो है वह आ जाता है। समानाधिकरण शब्दों में हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं।
वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उसके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम चिन्ह लगता है। कोई वाक्य है जैसे कि राम, अल्प विराम चिन्ह, मोहन, अल्प विराम चिन्ह, सोहन और मान्या स्कूल गया। तो यहाँ पे सारे जो है राम, मोहन, सोहन और मान्या जो है वह सारा आपका संज्ञा है और इसमें हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं? अल्प विराम चिन्ह का। रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गया। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रामू जो अच्छा खिलाड़ी है, उसके बाद अल्प विराम चिन्ह, कल उसकी टांग टूट गई। जाना है तो जल्दी जाओ। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। जाना है, यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह, तो जल्दी जाओ। माँ मेरा कल्याण करो। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माँ के बाद अल्प विराम चिन्ह आएगा। जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध भाव को प्रकट करने के लिए। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। जब वाक्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उसके अंत में हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहानी उपन्यास लिखने में करते हैं, छंद के चरणों की समाप्ति में करते हैं, लेकिन छंदों को एक चरण की समाप्ति में हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। इसमें आपका प्रश्न चिन्ह हो जाएगा क्योंकि यह जो है वो WH क्वेश्चन है। तुम कब आओगे, यह प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहा तुम्हें पाकर, आहा आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह, तो इसमें हम लोग विस्मयादि बोधक करेंगे और आहा के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे विस्मयादि बोधक का। कबीर बानी के डिक्टेटर थे। कबीर बानी के डिक्टेटर थे। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे? इसमें आपका अधिकरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको समासिक नाम से जानते हैं। भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है? या आपका इस कोष्ठ का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट जो है वह यह बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है।
विवरण चिन्ह पहचाने, विवरण चिन्ह, इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह जो है इसको कहते हैं पुनरुक्ति, ऐसे जो लिखते हैं या पुनरुक्ति लाघव चिन्ह कहलाता है। पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी के किस नाम से अभिविहित किया है, यह आपका रेखा है। इस पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं, इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। हंस पद किस विराम का एक और नाम है, पूर्ण विराम का नाम एक आपका हंस पद है। तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, तुल्यता सूचक चिन्ह जो है यह है जिसको हम लोग इक्वल टू बराबर कहते हैं, यह तुलनात्मक है। पाद बिंदु चिन्ह पहचाने, पाद बिंदु चिन्ह यह है जिसको डिवीजन का साइन है। यह समाप्ति सूचक चिन्ह पहचान करे, समाप्ति सूचक चिन्ह यह है। इस शब्द में ए स्वर नहीं है, वैदिक में ए स्वर नहीं है, पैतृक में है, पैतृक एक शनेह में ए है लेकिन वैदिक में नहीं है, इसमें इसमें ए स्वर नहीं है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, यह आपका विस्मयादि बोधक है। यह सारे जो है विस्मयादि बोधक जहां डाला गया वह सही नहीं है, यह सही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, जो दिया हुआ है यह गलत है, यह भी गलत है। जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए, योजक चिन्ह दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो, यहाँ पे करते हैं हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग। रीति वाचक और परिणाम वाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त हो अवयवों में करते हैं। जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रिया आए तो हम लोग करते हैं। कर्म धाराएं समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग नहीं करते। बात कर रहे हैं, सॉरी ज्यादा कस कर रहे हैं, ठीक है कोई बात। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम लोग कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए हम लोग कोष्ठ का प्रयोग करते हैं, कोष्ठ दे देते हैं और उसके बगल में लिख। अब यह चैप्टर जो है वह आपका समाप्त हुआ और यह चैप्टर जो इस सारे जो क्वेश्चंस जो हम लोग देखे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और इस सारे क्वेश्चन को अगर आप एक बार रिवाइज करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि आपका 80 to 85% क्वेश्चन जो है अगर इस चैप्टर से आता है तो यह कंप्लीट हो जाएगा। और बर्न से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप देखे हैं, जब क्वेश्चन करवा रहे हैं तो आप देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन जो है वो आपका PYQ है और यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सेशन आपके लिए साबित होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।